तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. A table with smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle of a large radius r. A smooth pulley of small radius is fastened to the table. Two masses m and 2n placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially, the masses are held by a person with the string along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to the cabin. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. समझते बच्चों. फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 27 था बच्चों, उसी के सिमिलर एक प्रॉब्लम है. एक केबिन है, उसमें एक टेबल है, रख दिया हमने, और उस टेबल को फिक्स कर दिया हमने, किसी तरह बेल्डिंग कर दिया होगा या बांध दिया होगा, कैसे भी फिक्स कर दिया हमने, छोड़िए उस मैकेनिज्म. और उस पूरे केबिन को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, है कि नहीं. केबिन के अंदर टेबल है, टेबल फिक्स है, एंड टेबल के ऊपर एक पुल्ली है जिसको उसको भी फिक्स किया गया है. आप जानते हैं पुल्ली एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ट्रांसलेशन मोशन को रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट करता है कि नहीं. तो उस टेबल के अंदर एक पुल्ली फिक्स है और उस पुल्ली पे दो मासेस m1 एंड m2, जिसका मास है m एंड 2m, ओवर द एक लाइट स्ट्रिंग, है कि नहीं, ये रैप करके इसको यहां पे रख दिया गया टेबल पे. और इस पुल्ली को, इस ब्लॉक को आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियस के अवे स्ट्रेच करके रखा गया है. और जैसे ही ये टेबल रोटेट कर रहा है, एक सर्टेन टाइम पे इसको रिलीज कर दिया जाए. आपसे सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि जैसे ही इसको रिलीज किया गया तो जरा बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इनिशियल, है कि नहीं. मासेस क्या है, m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा. दूसरा सवाल क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा. समझिएगा बच्चों, जरा देखिए, ये एक केबिन है, उस केबिन में एक टेबल है, एक केबिन है, उस केबिन में एक टेबल है. इस टेबल को केबिन में फिक्स कर दिया गया और यहां पे एक पुल्ली रख दिया गया. इस टेबल पे यहां पे एक पुल्ली रख दिया गया और यहाँ पे एक मास रख दिया गया स्ट्रिंग से कनेक्ट करके, और यहाँ पे भी एक मास स्ट्रिंग करके. और ये पूरे सिस्टम को केबिन के साथ रोटेट किया जा रहा है कि सर्टेन टाइम पे कोई पर्सन है जो इसको स्ट्रेच करके रखा है ताकि स्ट्रिंग में टेंशन हो, है कि नहीं, और रिलीज कर रहा है. तो कह रहा है कि पुल्ली मूव करेगा, ये ब्लॉक मूव करेगा तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा. यही सवाल है बच्चों. चलिए देखते हैं. फिर से वही बात बच्चों, एक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे. कौन सी बात सर? ऑब्जर्वर कहाँ होगा. अगर ऑब्जर्वर को आप ग्राउंड पे रख रहे हैं तो सिचुएशन कैसे, जरा देखिए. ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रखें तो सिचुएशन कैसे है. एक तो ये जो टेबल है, पूरा केबिन की सही जो सिस्टम है वो सर्कुलर ट्रैक पे है, तो ये पूरा सिस्टम तो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर ही रहा है. और साथ ही साथ अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो जरा समझिए, एक बार ब्लॉक का रेडियस ये होगा, फिर एक बार ब्लॉक का रेडियस ये होगा, फिर ये होगा. क्योंकि देखिए ये ब्लॉक यहां था, ब्लॉक यहां आया, ब्लॉक यहां आया, घट रहा है ब्लॉक का डिस्टेंस, है कि नहीं. विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली बात किया जाए तो डिस्टेंस घट रहा है. एक बार ये सर्कुलर ट्रैक होगा, फिर एक बार ये होगा, एक बार ये होगा. तो अगर ऑब्जर्वर को आपने ग्राउंड पे बैठा दिया तो मोशन क्या हो जा रहा है, स्पायरल मोशन हो जा रहा है, और जिसका एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसी कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को भी केबिन में बैठा देनी है कि नहीं. ऑब्जर्वर केबिन में है तो एक मोशन को तो नलिफाई कर देगा, नलिफाई इन द सेंस कि वो उसका विजुअलाइजेशन नलिफाई कर देगा, है कि नहीं. क्या अगर केबिन में है तो केबिन का सर्कुलर मोशन तो उसको नहीं दिखेगा, है कि नहीं बच्चों. तो अगर कैसे रहेगा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक अगर स्ट्रिंग के अलावा अगर ये मूव कर रहा है, या तो नीचे जा रहा है, अवे जा रहा है, या टुवर्ड्स द पुल्ली जा रहा है, तो उस केस में इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक का मोशन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है कि नहीं. और तब जाके थोड़ा सा एनालिसिस सिंपल हो जाएगा. तो काम करते हैं बच्चों, ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं हम लोग कहाँ पे, तो केबिन में ही बैठा देते हैं. इसका मतलब साफ साफ समझ चुके हैं बच्चों. हम लोग NIF लेने वाले हैं, है कि नहीं. और NIF लेंगे तो आप जानते हैं सारे फोर्सेस के अलावा भी एक नया फोर्सेस आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो फोर्स, और इस केस में बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. चलिए इसकी बात कर रहे हैं. तो एक बात तो है NIF हम लोग यहाँ पे लेंगे, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. चलिए हम लोग बात कर रहे हैं M1 का, तो अलग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों. जरा M1 की बात करें, M1 की बात करें, इसका मास हो जाएगा m,
जरा देखिए बच्चों, M1 में कौन कौन सा फोर्स है, टेबल में है, स्मूथ ही है, लेकिन क्या हो गया, नीचे mg तो लगेगा, तो नीचे mg लगेगा, एंड कॉन्टेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स तो लगेगा, और आप जानते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स और ये कॉन्टेक्ट फोर्स काउंटर बैलेंस होंगे। अब जरा देखिए, स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है, स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है तो अपने स्ट्रिंग ऑलवेज अपोजेस द डिफॉर्मेशन इन इट, अपने बॉडी में हो रहे डिफॉर्मेशन का अपोज करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स वो लगाएगा, अपोज करेगा, इसको स्ट्रेच किया गया है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक फोर्स और एक्ट होगा बच्चों, कौन सा फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, तो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, mr ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्सेस है बच्चों। अब देखिए m इजिकल टू mg तो काउंटर बैलेंस हो रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। ये ब्लॉक भी तो सर्कुलर मोशन में है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, ये ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन में है, तो खैर वो सर्कुलर मोशन में है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, लेकिन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको सर्कुलर मोशन में नहीं दिख रहा है। मानते हैं कि यह फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है कि नहीं, और इसके वजह से ये मूव होगा और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। चलिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, देखिए m1 है, इसका मास m है, m2 है, इसका मास 2m है, आप बताइए किधर जाएगा। आमतौर पे आप जो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो बड़ा ज्यादा मास है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो रहा है, यानी स्ट्रेट पाथ में, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज है कि नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं। तो अगर हम मानते हैं इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर। यहां से कह सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, यानी नेट फोर्स आप निकालेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों mr ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस टेंशन। एंड आप जरा बताइए mr ओमेगा स्क्वायर माइनस टेंशन नेट फोर्स, और यहां पे अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं, मैं यहां से टेंशन को उस साइड ले रहा हूं बच्चों, तो ये टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर माइनस ma, इक्वेशन नंबर। अगेन बच्चों, अगेन दूसरे मास की बात करें, m2 की बात करें, m2 इक्वल टू 2m, तो फिर से इसमें भी तो वही बात होगा बच्चों। देखिए नीचे तो mg लगने ही वाला है, mg मींस मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास कितना है 2mg, ऊपर नॉर्मल लगेगा ही, नॉर्मल एंड एस, चूंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इसलिए 2mg और एंड एस काउंटर बैलेंस होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा एक टेंशन, तो टेंशन आगे इस डायरेक्शन में तो लगेगा ही, श्रिंकिंग है कि नहीं बच्चों, टेंशन फोर्स तो लगेगा ही, इसमें सीडो फोर्स लगेगा बच्चों, आप जानते हैं, लेकिन सीडो फोर्स इस बार कौन सा है, सो इस बार से mr ओमेगा स्क्वायर तो होगा, लेकिन मास कितना है 2m, सो 2mr ओमेगा स्क्वायर। यहां पे भी कह सकते हैं नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक का यानी कि सॉरी थोड़ा सा ये हो गया बच्चों, m1 ये है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सो m1, हाँ m1 लिया हम लोगों ने, सो और ये m2 है कि नहीं। तो जरा देखेंगे m1 के केस में कौन सा फोर्स बड़ा था, यहाँ पे m1 के केस में टेंशन के डायरेक्शन में जा रहा है, टेंशन फोर्स बड़ा है, तो यहाँ पे m1 के डायरेक्शन में जरा सा, या आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, ये m1 है, m1 के केस में टेंशन फोर्स बड़ा होगा क्योंकि टुवर्ड्स द टेंशन जा रहा है, तो आप कह सकते हैं टेंशन माइनस mr ओमेगा स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बच्चों, mr ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस mg, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि m1 के केस में हम लोगों ने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है बच्चों, सी एज्यूम डायरेक्शन मतलब सर आपको कैसे सर्टेन पता है, सर्टेन नहीं पता है बच्चों, हम एक डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब हमारा एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, नेगेटिव आया मतलब उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं, और ये हम लोग बाद में क्लैरिफाई भी करेंगे। तो m1 मास का
टुवर्ड्स टेंशन एक्सेलरेशन है तो टेंशन विल बी लार्जर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। M2 की बात करते हैं बच्चों। M2 में टुवर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है। कौन सा फोर्स बड़ा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? 2mr ओमेगा स्क्वायर माइनस टेंशन, और ये प्रोवाइड करेगा नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट मास कितना है यहाँ पे? 2m इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से भी अगर मैं टेंशन निकाल लूं बच्चों, टेंशन को उस साइड भेज दे रहा हूं, यहां पे बच जाएगा 2mr ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2ma। इक्वेशन नंबर, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सिंपल सा बात है, निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी टेंशन, ये भी टेंशन, LHS LHS इक्वल तो RHS RHS इक्वल, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों? mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg विल बी इक्वल टू 2mr ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, ये यहाँ पे mg नहीं बच्चों, ma है ना। सो ma इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 2ma। एक काम करते हैं बच्चों, जरा देखिए, ये ma, ये 2ma इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3ma विल बी इक्वल टू ये 2mr ओमेगा स्क्वायर और ये mr ओमेगा स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर। अब चाहे तो यहाँ से m कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू आया बच्चों, सो r ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो इनिशियल जब उसको रिलीज किया जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा r ओमेगा स्क्वायर बाई 3। एक सवाल का तो जवाब मिल गया हमें, एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरे सवाल का जवाब देंगे टेंशन क्या होगा। किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम 1 टेंशन निकाल सकते हैं बच्चों, क्या होगा? सो mr ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, कितना होगा? r ओमेगा स्क्वायर बाई 3। आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, सो 4/3 इंटू mr ओमेगा स्क्वायर। So this will be the value of